अब अगर देखा जाए तो छोटे बड़े 240 मंदिर इस परिसर में हैं और करीब यहाँ भी आप देख सकते हैं किस उत्साह के साथ जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब इधर आगमन हुआ, लगातार आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं और आपको लगेगा शायद कहीं ये भारत की तस्वीर तो नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये इंडोनेशिया की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं भारत को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का जो उत्साह है वो नज़र आता है। इन तस्वीरों के ज़रिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक उत्साह नज़र आता है, साथ ही भव्य रूप से स्वागत, अभिनंदन प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया में होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए इस परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का यहाँ पर किया गया। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में आज इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर, भगवान शिव को समर्पित दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, और अब इसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापन में भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये परियोजना भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को आज सीमाओं से परे भी सहेजने का संकल्प ले रहा है, और ये पहल दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत संबंधों को नई मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने योग्याकर्ता में प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। दोनों ने मंदिर परिसर में दोनों पहुंचे हैं और तस्वीरों में देखा हमने दोनों का हैंडशेक मंदिर के सामने। और प्रधानमंत्री ने जैसे स्वयं कहा है कि 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और यही प्रतीक जो है, ये रिश्ते हैं जो आज भारत इंडोनेशिया को जोड़ते हैं और जिसका जश्न मनाने आज वहाँ के स्थानीय निवासी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहुँचे हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने। और हम देख रहे हैं कैसे आज तिरंगा भी योग्याकर्ता की सड़कों पर लहरा रहा है। ये सिर्फ एक संरक्षण परियोजना नहीं, बल्कि साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक कूटनीति को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक क्षण है जो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। बिल्कुल, बेहद ही सुंदर तस्वीर ये। और खासतौर से अतुल जी, हम बात कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके से कोई बतौर मुख्य अतिथि पहुंचता है कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है और इस प्रम्बानन मंदिर की अगर बात करें, 1000 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास, और यहाँ पर एक नई साझेदारी की तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ हम मान सकते हैं कि आने वाले 1000 वर्षों तक के लिए अब एक साझा विरासत है, और उसके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको कितना महत्व देते हैं, इसको ये बताते हुए है। मुकुल जी, ये जो हमारी जो गहराई है, जो सांस्कृतिक जो हमारे कनेक्शन है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर और हमारे लोगों को इसके बारे में मालूम करने की ज़रूरत है। इसकी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा गौरवशाली जो इतिहास रहा है जी, वो हमारी आइडेंटिटी को भी रीइंफोर्स करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी मेंटल आउटलुक है उसमें ये जो भारत की विरासत रही है पूरे रीजन में, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो नई पीढ़ी है उसको उसके बारे में उसकी जानकारी हो और एप्रिसिएशन हो, क्योंकि बात अब आ रही है हमारी आइडेंटिटी की ही। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं मुकुल जी, वो कह रहे हैं हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं जी, एक नॉर्मल लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। मतलब बहुत बड़ी हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो हमने बाहर वालों से नहीं ली, हमारे अंदर से, हमारी मानसिकता जो है, जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है 15 अगस्त की एक स्पीच पे कि हमको अपने डीकोलोनाइज द माइंड, कि हमारा जो सोच है उसको ही बदलना है और अपनी जो परंपरा है उसमें उसके साथ जोड़ना है।
तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो हमारा ऐतिहासिक, जो हमारी ट्रेडिशन है, ये एक नई मानसिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसको हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडोनेशिया के जो लीडर हैं, प्रभावो सबियांतो, प्रधानमंत्री के साथ हर जगह जुड़े हैं जी। और जिस तरह से वेलकम किया है, तो मुझे लगता है कि इंडोनेशिया में भी एक सोच में बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा। भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध, उसकी भी एप्रिसिएशन और हो रही है। एक टाइम था जब सुकार्नो और जवाहरलाल नेहरू के बीच में वो बात हुई थी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की, वो ज़रूरी थी, लेकिन ये जो है ये ऐतिहासिक कनेक्शन है। और मुझे लगता है इंडोनेशिया में भी ये रियलाइजेशन है, खास करके क्योंकि दुनिया बदल रही है। जी। तो एक देश जो है वो पूरे विश्व के ऊपर अपनी सोच जो है थोप नहीं सकता। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर में भारत आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, सिविलाइजेशनल स्टेट्स आ रही हैं। तो एक नए पड़ाव पे अब हम हैं जिसमें सिविलाइजेशनल स्टेट्स का महत्व बहुत बढ़ रहा है, और वो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो मैसेज जो है वो बखूबी अभी दे रहे हैं इस विजिट के द्वारा। जी। बिल्कुल। सुरेश जी, हम देख सकते हैं कैसे ये एक बेहद अद्भुत धरोहर है और आज भी अपनी स्थापत्य कला, रामायण की जीवंत शिल्प कथाओं और संरक्षण की मिसाल के लिए दुनिया भर को आकर्षित ये करती भी नजर आती है ये मंदिर परिसर। किस तरह से देखते हैं इसकी, अगर हम महान विरासत का जिक्र करें, कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं कुछ ये कहना चाहूँगा। यहाँ पर कोई 30-40 साल पहले यूनेस्को ने एक स्टडी की थी, तो उन्होंने ये देखना चाहा था कि अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो एक प्राचीन कल्चरल, सांस्कृतिक या जैसा भी रिलीजियस ट्रेडिशन लिखित में कोई मौजूद है तो क्या है। और आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि ये पाया गया था कि रामायण किसी ना किसी रूप में सबसे ज़्यादा कॉमन है, खाली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, पूरे विश्व में। आप कहीं प्रालाम, कहीं रामाकीन बोलते हैं, चलता है ये जी। सब जगह ये। तो इंडोनेशिया में खास तौर पर बाकी जगहों की तरह भी रामायण का बाकायदा परफॉर्मेंस होता है। और इनका दूसरा ट्रेडिशन है वायंकुलित, और वायंकुलित में इंडोनेशिया में उनका जो मेन थीम होता है वो महाभारत की कहानियां होती हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत के एपिसोड्स करते हैं ये, और यही जो है इनकी दीवारों पर चिन्हित है, मंदिरों की दीवारों पर। तो रेगुलर परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंसेस और टेम्पल की जो ट्रेडिशंस हैं, जी। हेरिटेज है, ये इनमें काफी समानता आ जाती है और ये इनको संरक्षण करने में और आगे बढ़ाने में काफी मदद देती है। बिल्कुल, इसके ज़रिए हम देख सकते हैं किस तरीके से एक जो मदद है वो मिलती है। और ख़ासतौर से अतुल जी, अगर देखा जाए, जैसा कि अभी सुरेश जी भी कह रहे थे, भारत की अगर बात की जाए तो कई ऐसे देश जो कि लगातार अपनी नीतियों को थोपते नज़र आते हैं, लेकिन भारत सहयोग की नीति अपनाता है। कैसे साझेदार बनकर विकास जो है उसको हम गति दे सकते हैं। भारत इसके लिए लगातार अब कई देशों को हम देख सकते हैं समाधान देता नज़र आता है, और हर एक स्तर पर यहाँ सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे ब्रह्मानंद मंदिर में जब प्रधानमंत्री अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और ख़ासतौर से ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब जो दूसरे देश हैं वो जानते हैं कि भारत की जो नीति है वो विकास की है, वो सहयोग की है। बिल्कुल मुकुल जी, अगर हम देखें तो हमारी जो अप्रोच रही है वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जिसको कहते हैं जी। कि हम नहीं बाकी के जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके ऊपर कोई ऐसे हम ऋण उनके ऊपर लगाते हैं कि डिपेंडेंस उनकी हमारे ऊपर हो जाए, लेकिन एक ये दोस्ती, एक तरह से आत्मीयता, ये साथ में इस स्पिरिट में, ह्यूमन सेंट्रिक स्पिरिट में हम एंगेज कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो कोई भी अगर डिज़ास्टर होता है तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में आते हैं। अगर
तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं ये अद्भुत धरोहर जो आज भी अपनी स्थापत्य कला, रामायण की जीवंत शिल्प कथाओं और संरक्षण की मिसाल के लिए दुनिया भर को आकर्षित करती है। और मुकुल, वाकई बेहद अद्भुत है कि 1000 साल से भी पहले बिना आधुनिक मशीनों के आखिर कैसे खड़ा हुआ दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक ये प्रम्बानन, जावा की ज्वालामुखी चट्टानों से तराशी गई अद्भुत धरोहर। इसकी महान विरासत की निर्माण की कहानी भी बेहद अद्भुत है। प्रम्बानन मंदिर परिसर केवल इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर नहीं है, बल्कि 9वीं शताब्दी की स्थापत्य प्रतिभा, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत प्रमाण है। शैलेंद्र और मातरम काल में निर्मित ये विशाल परिसर का निर्माण स्थानीय ज्वालामुखीय एंडेसाइट पत्थरों से किया गया, जिन्हें बिना सीमेंट या गारे के अत्यंत सटीक इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया। और यही वजह है कि सैकड़ों कारीगरों ने प्रत्येक पत्थर को सावधानीपूर्वक तराश कर इस तरह संयोजित किया कि आज भी 1000 वर्ष बाद इसकी भव्यता दुनिया को चकित करती है। बिल्कुल जया, और खासतौर से ना सिर्फ चकित बल्कि वहाँ जाकर जो महसूस होता है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से फ़िलहाल प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं इस प्रम्बानन मंदिर परिसर में, अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक। और खासतौर से हमारे दोनों खास मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम भारत की सांस्कृतिक विरासत को आज लगभग हर एक देश में नज़र आती है, जो कि वैश्विक मंच पर जिस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हम देखते हैं, लेकिन इसमें अगर प्रधानमंत्री के योगदान की हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से लगातार भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है इसको भी बढ़ावा दिया है, और विकास भी विरासत भी, इस मंत्र के साथ हम बढ़े हैं, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि वैश्विक मंचों से भी लगातार इसकी बात प्रधानमंत्री ने कही है। और उसकी ही एक वानगी आज हम कह सकते हैं कि योग्यकार्ता इंडोनेशिया में भी हमें देखने को मिल रही है। जी, बिल्कुल। खास तौर पर भारत के संदर्भ में, और जो पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अगर हम देखें कि जो भारतीय विरासत है, भारतीय संस्कृति है, हमने उसको जिस तरह से काम में लिया है कि एक वो सीमेंट बन जाता है लोगों के बीच में और बाकी संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करता है। उसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता है या किसी से कोई डिफरेंसेस हो या ऐसी स्थिति आ जाए कि आपस में वाद विवाद हो, वो नहीं होता है। बल्कि इस संस्कृति को लेकर के, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी, इससे आगे बढ़ने में, आगे बातचीत करने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस तरह की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जहाँ पर कि हम अपनी हिस्ट्री को काम में लेकर के, अपने सिविलाइजेशनल डायलॉग को काम में लेकर के हम एक आपस में एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करते हैं ताकि बातचीत करने में आसानी हो और कोई विरोधाभास ना हो। जी बिल्कुल। अतुल अनेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल अनेजा, हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो दोनों साथ साथ इस मंदिर परिसर की में परिक्रमा करते हुए। प्रधानमंत्री ने पहली बार भारत इंडोनेशिया संबंधों के लिए गंगा महाकम विजन प्रस्तुत किया। सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, साझा विकास की बात कर रहे हैं, सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट है, मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी है, और साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मुखरता से रखना। किस तरह से आप देखते हैं कि ये गंगा महाकम विजन भारत इंडोनेशिया संबंधों के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप माना जा सकता है? बिल्कुल जया जी, कि अब आपके जो रिश्ते इतने मजबूत हो रहे हैं, कल्चरल रिश्ते इतने मजबूत होते हैं, उसको एक तरह से प्रमाणित करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए। तो उसके अगर संदर्भ में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान देगा। ये जो इस तरह से जो हम एक नए कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं भारत और इंडोनेशिया को जोड़ने के लिए,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी जितने भी हमारे पहलू हैं, कल्चरल पहलू हैं, उसको बांधने के लिए और एक फ्यूचर का, जैसे आपने कहा कि एक रोड मैप को रेखांकित करने के लिए बहुत एक फोकस मिलता है। जी। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं जय जी, हम हमारे फ्यूचर के लिए, और विरासत और विकास की जो हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो जड़ें मजबूत हैं, लेकिन हमें आगे देखना है और एक अपने तरीके से इसको आगे देखना है। भारत और इंडोनेशिया को, भारत और साउथ ईस्ट एशिया को, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। तो वो उसमें एक मदद मिलेगी। जैसे हमारा एक बिम्स्टेक रहा है, एक तरह से एक फ्रेमवर्क है, वो साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ रहा है, साउथ एशिया को जोड़ रहा है। उसी तरह से हमको और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है जिसके संदर्भ में हम खासकर फोकल एरियाज़ के ऊपर और कॉन्सेंट्रेट करें और अपना जो भविष्य है उसको और उज्जवल कर सकें। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक तरह से एक रोड मैप सामने हमारे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल अतुल जी, और इस तरह की जो रोड मैप है हम देख सकते हैं कैसे वैश्विक मंचों पर लगातार हमें देखने को मिलते हैं। बिम्स्टेक का आपने जिक्र किया, ब्रिक्स की भी अगर खास तौर से बात की जाए, भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इंडोनेशिया उसका सदस्य देश भी है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या जो साझेदारी है वहाँ और भी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आती है, या G20 की भी अगर हम बात करें, जब 2023 में भारत में इसका आयोजन था तो वाराणसी में G20 की जो संस्कृति मंत्री हैं उनकी बैठक में काशी कल्चरल पाथवे की बात यहाँ सामने आई थी, और उसको लेकर भी हमने देखा था किस तरीके से जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने की बात नज़र आती है। तो क्या इस तरह के जब मंचों पर दो साझेदार देश मिलते हैं तो एक दूसरे को सहयोग तो नज़र आता है, लेकिन उन देशों को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता भी नज़र आती है? बिल्कुल मुकुल जी, क्योंकि हम अब विश्व पूरी तरह से बदल रहा है। जो मल्टीपोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं, ब्रिक्स एक तरह से अगर हम देखें एक ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की आ रही है, बिम्स्टेक की हमने बात की है। तो एक तरह से जो हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको हम कैसे सींचें, उसके लिए हमें नए आइडियाज़ चाहिए और नई दिशाएं चाहिए। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये नए कॉन्सेप्ट और उसके अंदर विरासत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़ास हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, क्योंकि हम एक पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और एक कई दुनिया के जो पावर है वो फ्रैगमेंट हो गई है कई जगहों पे। उसमें सिविलाइजेशन स्टेट्स की बहुत बड़ी जो वैक्यूम आ रही है उसमें बहुत बड़ी एक तरह से एक रोल रहेगा। तो इंडिया, भारत है, इंडोनेशिया है, जिनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत पावरफुल रही है, उनको साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए जो कल्चरल एलिमेंट है, कल्चरल डिप्लोमेसी एक तरह से बुनियाद को और मजबूत करता है और एक नया पाथवे खोलता है, जो एक तरह से एक अनचार्टेड टेरिटरी की तरफ भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया बदल रही है और नई दुनिया भी पूरी तरह से उभरी नहीं है। लेकिन उसके बीच में हम क्या अपना रास्ता निकालें जिसमें हमारी जो विश्व में कंट्रीब्यूशन है उसकी छाप रहे। हम अब वो नहीं है ज़माना रहा पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाइपोलर वर्ल्ड थी कि एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका था। उसके अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है और एक तरह से इसको तराशे जाने की स्टेज पे हम हैं। तो उसके संदर्भ में अगर देखें तो ये बहुत बड़ा विजिट रहा है भारत और इंडोनेशिया का, और मुझे लगता है दोनों तरफ से ये इसकी जो कॉन्शियसनेस है बहुत साफ इंडोनेशिया में भी नज़र आ रही है। जिस गर्मजोशी से राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री के साथ रहे, उनको रिसीव किया है एयरपोर्ट से, हर जगह, इवन डायस्पोरा इवेंट में भी वो साथ रहे हैं जी। तो एक तरह से ये नए नेता जुड़ रहे हैं आपस में, एक पर्सनल केमिस्ट्री भी एक नई सोच के साथ जुड़ रही है, और ये हमें आगे की दिशा दिखाने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे भी आप कन्विंस्ड है, आपकी सोच एक साथ अलाइंड है, तो फिर आप जो है उतनी ही एनर्जी के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। और जो राष्ट्रपति सुबियांतो है, ये भारत आएंगे, अभी ब्रिक्स समिट की मुकुल जी आपने बात की।